सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइज, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए जो लेक्चर लेकर के आया हूँ, सिंथेसिस का लास्ट लेक्चर हमारा होने वाला है और मेजरली हम लोग इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखने वाले हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला जो हमारा सिंपल सेंटेंस वाली सीरीज थी जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस मिला करके सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, फिर सेकंड हम लोगों ने वहां देखा सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे थे। आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो इससे पहले वाला आपका पूरा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर होगा, क्योंकि इसी लेक्चर के साथ में आप सभी लोगों को प्रीवियस सारी एक्सरसाइज के आंसर जो है वो पिन कमेंट में मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि सर आपने हमें एक्सरसाइज दे दी, आपने कहा था आप आंसर लिखेंगे, पिन कमेंट में आंसर मिल जाएगा, हम देख रहे हैं आंसर नहीं मिल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है गाइज। आप लोगों में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पर्सनली मुझे पता है कि जिस दिन लेक्चर आते हैं उस दिन या उसके 1 या 2 दिन के अंदर भी कई बार उस लेक्चर को नहीं देख पाते। तो ताकि उन लोगों की एक्सरसाइज और उन लोगों की प्रैक्टिस जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए गाइज मैंने पहले से ही ये अपने दिमाग में तय कर रखा था कि लास्ट लेक्चर के साथ मैं अपने सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो पिन कमेंट में आपको दे दूंगा, ताकि आप लोगों को आगे स्टडीज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने अपने आंसर आप अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर सके, कहाँ आपका आंसर सही है, कहाँ आपका आंसर गलत है। अगर आपको लगता है कहीं आपका आंसर गलत है तो आप उस लेक्चर को फिर से एक बार देख सके कि लेक्चर में क्या बताया गया है और आंसर बनाते समय आप लोगों ने क्या उसमें हल्का सा डिस्टर्बेंस रहा है या क्या गैप आया है उस नॉलेज में, और उस नॉलेज को अप्लाई करने में उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलिए गाइज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर के साथ ही, यानी आज का लेक्चर जब हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद में और जो जिन स्टूडेंट्स को देखना है वो देख लेंगे, उसके बाद में मैं आपको सारे आंसर्स इसके एक साथ में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछले सारी एक्सरसाइज के आंसर लिख दिए होंगे। अभी तक भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के आंसर नहीं लिखे हैं तो अभी आज जाकर के लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि आज ये लेक्चर खत्म होगा, थोड़े टाइम के बाद में मैं और सारे आंसर उसके अंदर डाल दूंगा, तो आप आराम से आंसर्स देख पाएंगे। तो जिसने नहीं किया है कर लीजिएगा एक बार। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने का क्या मतलब है यहाँ पे गाइस, कि जब हम 2 या 2 से अधिक, क्या कहा है यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं, एक संयुक्त वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसको किस तरह से बनाया जाना चाहिए। तो पहला रूल इसमें आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए गाइस, कंजक्शंस जो है बेसिकली 3 तरह के होते हैं, लेकिन हमें उसमें से केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बात करनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो कैसे 2 चीजों को मिला करके और या 2 वाक्यों को मिला करके एक संयुक्त वाक्य बनाने का काम करते हैं। तो इनका प्रयोग करके तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस निम्नलिखित 4 प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार को के वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। यानी कि इसमें हमें टोटल कितने तरह के सेंटेंस दिखने वाले हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें दिखने वाले हैं। 4 तरह के बेसिकली हमें सेंटेंस मिलने वाले हैं, जिन सेंटेंसेस का अब हम निर्माण करेंगे, और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार तरह के सेंटेंस है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से इतना अलग है कि आपको पहले और दूसरे सेंटेंस में या दूसरे और चौथे सेंटेंस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले होता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब जहां पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों एक ही दिशा में होते हैं या दोनों के अर्थ में समानता प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है, क्या चीज प्रतीत होती है गाइस, समानता जहां पर देखने को मिले वहां पर किस तरह के कंजक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए कंजक्शंस का प्रयोग करके कौन कौन सा, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो आदि का प्रयोग करके यदि एक कथन स्टेटमेंट को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है, ऊपर से किसी कंजक्शन का प्रयोग होगा, या ऊपर से मतलब ये उपरोक्त, तो ये ऊपर वाले जो कंजक्शन है इसमें से किसी एक कंजक्शन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। He took my pen yesterday, he returned it today। तो उसने या उस व्यक्ति ने, जो भी लड़का है, जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उसने कल मेरा पेन लिया, he returned it today, और आज उसने लौटा दिया। तो देखो, कल उसने लिया, आज उसने लौटा दिया, तो ठीक है,
सही किया ना। तो यहाँ पे समानता यानी कि एक सीरीज में होता हुआ काम दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ एरोस के माध्यम से दिखाया कि एक काम हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ, और दूसरा काम जो था वो बड़ा स्वाभाविक है ना। स्वाभाविक कैसे है? अगर कल आपने अपने किसी मित्र को बोला भाई यार होमवर्क करना है, पेन लाना भूल गया, पेन दे दे, उसने आपको पेन दे दिया। अगले दिन स्कूल आने के बाद स्वाभाविकता क्या है? यही है कि वो पेन आप उसे लौटा दो। अब ये अलग बात है कि आप लौटाते नहीं हो सामान्यतः, वो एक अलग डिस्कशन है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे रूल क्या कह रहा है कि जहाँ सामान्यता, सार्थकता, समानता दिखाई देती है, जहां सामान्य तरीके से कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, ही टुक माई पेन यस्टरडे, एज इट इज ले लिया, एंड लिया, रिटर्न इट टुडे। अब यहां पर केवल इस ही को हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि पहले ही वाक्य ही के बारे में ही चल रहा है कि उसने मेरा पेन कल लिया, आज लौटा दिया। उसने आज लौटा दिया बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट एक जैसे ही है, एक ही है सब्जेक्ट। ये जो ही है, ये ही भी वही है। तो एक बार अगर इस ही को मैंने प्रयोग में ले लिया तो दोबारा इस ही को मुझे यहां प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कल हमने, आप लोगों ने तो बनाए भी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटेंस बना के भेजे थे जहां सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट को ऐड कर रहे थे हम लोग। यहाँ सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट ऐड हो गया ना, कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज ईटिंग माई फूड। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग माई फूड, सीधा बन गया। तो दोबारा मुझे आई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है, आई वॉज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो उसने कल मेरा पेन लिया और आज लौटा दिया। ये सीधे तरीके से जोड़ करके इन दोनों वाक्यों को बनाया जा सकता है। इसके बारे में हम सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तीनों के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके पास सामान्यतः, इसमें सामान्यतः बोल रहा हूं, है ना, दो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। उसी को वैकल्पिक या विकल्प देना कहते हैं। इसीलिए आप जहां पर एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में आप उसे क्या बोलते हैं? बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न का मतलब क्या है? जहां आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, इन 4 विकल्पों में से कोई एक उत्तर है। तो वहां पर क्या करते हैं आप? 4 विकल्पों में से जो सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है उसे आप लोग देखते हैं। ठीक है। कई स्टूडेंट को इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर हमने 4 ऑप्शन देखे, चारों में से एक सही था, 3 गलत थे। यहां तो मामला ठीक बैठ जाता है, लेकिन 4 में से सर 2 सही थे और 2 गलत थे। तो जब 2 सही और 2 गलत हो ना, ये इससे रिलेटेड नहीं बता रहा हूं, वैसे ही जब भी बहुवैकल्पिक प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, इस बात का ध्यान रखना, जब एक से अधिक सही उत्तर अगर आपको दिख रहे हो विकल्प में, तो आपको एक ही काम वहां पर करना है, सीधा सीधा सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है ना। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि सामान्यतः अगर हम देखें तो आई के साथ हम विल भी लगा लेते हैं और शैल भी लगा लेते हैं, दोनों ही लगा लेते हैं। अब बताओ कि विल और शैल में से सर्वाधिक उपयुक्त किसे मानोगे? इसका आंसर मुझे कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा, सबसे सही कौन सा होगा, सर्वाधिक उपयुक्त इसमें से कौन सा है? क्योंकि आंसर तो दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? ठीक है। तो वैकल्पिक यानी कि कंजक्शन जो होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन जो होते हैं, उनका प्रयोग करके आइदर और का प्रयोग हो सकते हैं, या तो या बोलते हैं हम, नाइदर नॉर, ना तो ना, और का प्रयोग भी कर सकते हो आप, केवल और, ठीक है, या फिर अदरवाइज, नहीं तो अन्यथा, आदि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक कथन दूसरे कथन का विकल्प या चॉइस हो, क्या हो बोलो? विकल्प हो या चॉइस हो, तो ऐसे कंजक्शन से जोड़ा जाता है। अब देखो, मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन से चूक जाएंगे या ट्रेन हमसे छूट जाएगी। ठीक है। अब हिंदी में हर चीज को क्या है, हिंदी में करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भावार्थ पे जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। अब अगर मैं ये कहता हूँ ना कि ट्रेन निकल जाएगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। सर आपने बोला ट्रेन निकल जाएगी, निकलने के लिए तो लीव का इस्तेमाल होता है। सर सेंटेंस में कहीं लीव तो है ही नहीं, सर आपने निकल जाएगी कैसे बोला? भाई इसलिए बोला क्योंकि वाक्य का भाव जो है वो यही है कि जल्दी करो नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी।
अब उसने ये लिखा नहीं कि ट्रेन निकल जाएगी, वो कह रहा है कि हमारी ट्रेन चूक जाएगी। इस तरीके से वो यहाँ पर इंग्लिश में कहना चाह रहा है। तो अब देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम जल्दी करें और या फिर मिस द ट्रेन, ट्रेन मिस करें। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ट्रेन नहीं चूकेगी, और अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी या चूक जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन है, जल्दी करो और वी शैल मिस द ट्रेन, मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन। जल्दी करो एक विकल्प ये है और दूसरा विकल्प ये है कि ट्रेन छूट जाएगी। तो जब दो विकल्पों की बात की जाए तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे बहुत सरल एग्जाम्पल है यार, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, आप कॉफी पीना पसंद करेंगे? वॉट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे भाई, चाय या कॉफी? तो दो अलग अलग वाक्य क्यों बनाऊं, एक ही वाक्य बनाता हूं ना भैया, कि चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे ये बता दो। तो क्या आप चाय पियेंगे, क्या आप कॉफी पियेंगे? दोनों को जोड़ा तो आप चाय पियेंगे या कॉफी, सीधा बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम विकल्पात्मक या अल्टरनेटिव कंजक्शन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वहीं पर उत्तर हमारा नकारात्मक हो जाए, सामने वाला जवाब दे आई वुड नाइदर लाइक टू हैव टी नॉर कॉफी, यानी कि मुझे ना तो चाय चाहिए ना कॉफी चाहिए, यानी मैं ना तो चाय पीऊंगा ना कॉफी पीऊंगा। जब दोनों के लिए ही मना कर दे, नकारात्मक अर्थ में बनाए कि भाई दोनों ही नहीं पीना, वो तो कहे मैं तो जूस पीऊंगा, भाग यहाँ से। कौन सा जूस, कोई जूस नहीं घर में, या तो चाय है या कॉफी है, कौन सा जूस आ गया यहाँ पे है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो तीसरा विकल्प हमने दिया ही नहीं, हमने तो दो ही विकल्प दिए थे, दो में से जो पीना है पी ले भाई। अगला बोले मैं तो जूस पीऊंगा साहब, मैं तो अनार के जूस के नीचे बात ही नहीं करता। तो बात ठीक है भाई, बाहर जा आराम से, बाजार में घर जाते टाइम पीता हुआ जाइयो, हमारे क्या मतलब। तो अगला अगर नकारात्मक जवाब देगा तो कैसे देगा, आई वॉन्ट नाइदर टी नॉर कॉफी। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, दो विकल्पों को जोड़ सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, ये भी सकारात्मक और ये एक से अन्य कुछ अगर और होता है तो इस तरीके से दो को जोड़ा जा सकता है। कम इन टाइम, समय पर आना, डू नॉट कम एट ऑल, या फिर आना ही मत। ये बढ़िया था गुरु। ये अच्छा लिखा है, ये एग्जाम्पल मस्त है, बढ़िया लगा मुझे एग्जाम्पल। या तो टाइम पे आना या आना ही मत। सीधा लेट आने का तो ऑप्शन ही नहीं है, बोले अगर लेट हो रहा हो तो वहीं से वापस घर घूम जाइयो, आइयो ही मत वापस, ठीक है। ऐसा कोई मित्र होते हैं ना, कई बार कुछ मित्र जिनसे जब भी कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाओ हमेशा लेट कर ही देते हैं। तो उनके लिए ये बात कही जाती है कि भाई पिक्चर देखने चलना है, बोला हाँ मैं चल लूंगा, बोले देख भाई या तो टाइम पे आइयो वरना आइयो ही मत, तेरे चक्कर में पता पड़े हमारी भी पिक्चर छूटे, ऐसा काम क्यों करना, तो ऐसा काम करना ही नहीं। सीधा क्या, कम इन टाइम, समय पर आना। दूसरा विकल्प क्या है, डू नॉट कम एट ऑल, आना ही मत। तो आइदर और का इस्तेमाल करके इसे जोड़ा गया कि या तो समय पर आना या आना ही मत, डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल ही मत आना, ठीक है। तो इस तरीके से जब वाक्य का प्रयोग किया जाता है तब हम देखते हैं कि यहां पर हमारा जो सेंटेंस है वो किससे बन रहा है, तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ करके बन रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों में विकल्पात्मक व्यवस्था है, ठीक है। अगला देखिए एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव जो है वो विरोध को बताता है, विरोधाभास को बताता है, यानी कि दो वाक्य हैं और दोनों वाक्य अपने एक दूसरे से या तो विलोम अवस्था में है या विपरीत अवस्था में है। बताया था ना मेरा बेचारा गरीब दोस्त हर साल कहाँ जाता है घूमने, न्यूयॉर्क जाता है। तो मेरा गरीब दोस्त हर साल घूमने न्यूयॉर्क जाता है। दो वाक्य हैं, अब बताओ पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में समानता है कि विरोधाभास है। मेरा मित्र बहुत गरीब है, पहला वाक्य, वह प्रतिवर्ष छुट्टियों में घूमने न्यूयॉर्क जाता है, दूसरा वाक्य। तो पहले वाक्य से दूसरे वाक्य में विरोधाभास है कि नहीं है, ये जरा आप मेरे को बताइएगा। तो यहां पर कंजक्शन कौन से इस्तेमाल होता है, बट, हाउएवर फिर भी, स्टिल तो भी, यट फिर भी या तो भी, नेवरदलेस इसका मतलब भी फिर भी, वेयरएस वहीं, वाइल जबकि। तो
ये जो सारे के सारे कंजक्शन है ना, ये सारे कंजक्शन उन दो वाक्यों के मध्य आएंगे जहां पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से विरोध हो। यदि दो वाक्यों के कथन में परस्पर विरोध हो तो ऐसे कंजक्शन से जोड़ते हैं। देखो क्या कह दिया इसने, परस्पर विरोध की बात कर रहा है, परस्पर एक दूसरे के ऑपोजिट होने की बात यहां पर कर रहा है। ही इज लेजी, वह बहुत ही लेजी है। लेजी का मतलब होता है आलसी। ही इज क्लेवर, और वह बुद्धिमान है। तो सामान्यतः हम मानते हैं कि जो आदमी लेजी होगा बुद्धिमान नहीं होगा, जो बुद्धिमान होगा वो लेजी नहीं होगा। तो यहां पर किसी एक व्यक्ति के दो गुण बताए गए हैं। किसी एक व्यक्ति के कितने गुण बताए गए, दो गुण। पहला नकारात्मक गुण, दूसरा सकारात्मक गुण। तो विरोधाभास की स्थिति है कि नहीं है भाई, विरोधाभास है ना, एक तरफ नकारात्मक गुण बताया, एक तरफ सकारात्मक गुण बताया। तो जहां विरोधाभास की स्थिति दिखे, परस्पर विरोध दिखे, वहां पर ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। ठीक है, वह लेजी है परंतु वह क्लेवर है, बुद्धिमान है। वैसे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, इसके बारे में एक बार पहले भी बात हो चुकी है। तो वह गरीब है परंतु ईमानदार है, तो यट लगा लिया। अब बात यह है कि क्या सर यहाँ बट ही लग सकता है या यट ही लग सकता है, दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जो हमने विकल्प देखे हैं ना एडवर्सेटिव के, कौन कौन सा लगा सकते हो, उनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। ही इज इल, वह बीमार है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो ही इज इल, वह बीमार है, स्टिल फिर भी ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो अगर बीमार है तो कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, और कठिन परिश्रम कर रहा है तो बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों में विरोध का भाव दिख रहा है कि पहले वाक्य के अनुसार दूसरा वाक्य विपरीत अर्थ दे रहा है, उल्टा अर्थ दे रहा है। सामान्यतः वैसा अर्थ नहीं दे रहा जैसा हम महसूस करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहां पर ही इज इल स्टिल ही वर्क्स हार्ड, यानी कि वह बीमार है फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। वाइस मैन शो देयर फॉल्ट्स, फूल्स अवॉइड देम। बहुत बढ़िया, ये एक तरह का सूक्ति है, हिंदी में बोलते हैं सूक्ति है। तो क्या है यहाँ पे कि बुद्धिमान मनुष्य जो है वे अपनी गलतियों को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, और मूर्ख लोग जो है उसे अवॉइड करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर किसी को बुद्धिमान या फूल नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखो वाइसनेस तो इसी में है कि अगर आप एक टीचर के सामने बैठे हैं और आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आंसर्स उन्हें दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चूज करते हैं कि नहीं नहीं मैं कमेंट में आंसर नहीं लिखूंगा, अगर मेरा कोई आंसर गलत हो गया तो। मैं आपको बता रहा हूं कमेंट में बहुत सारे आंसर गलत पड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफी सारे आंसर्स गलत है, लेकिन ठीक है, मेरे लिए अभी इतना बहुत है कि वे प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया है, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। सही होना गलत होना ये तो अंतिम निर्णय है, अंतिम रिजल्ट है, लेकिन गलत होने के भाव से या गलती का पता लग जाने के भाव से हम प्रयास ना करें, ये तो किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता है नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वाइस मैन शो देयर फॉल्ट्स। अब यहां पर शोज इसलिए नहीं हुआ गाइस क्योंकि मैन की स्पेलिंग में MEN है और MEN इसे प्लूरल बना देता है, इसलिए यहां पर शोज नहीं हुआ। अगर मैन होता MAN होता तो हम शोज कर देते, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन जाता। अभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में है, इसलिए शो रहा, शोज नहीं हुआ। वाइस मैन शो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान व्यक्ति उनकी अपनी गलतियों को दर्शाता है। वेयरएज वही या उसी के स्थान पर फूल्स अवॉइड देम, यानी मूर्ख व्यक्ति जो है उसे अवॉइड करते हैं। मैं चाहूं तो यहां बट भी लगा सकता हूं, वाइस मैन शो देयर फॉल्ट्स बट फूल्स अवॉइड देम, ऐसा भी कर सकता हूं। ठीक है, विरोधाभास बताने वाला ही बताना है, उसके अलग जाके उससे अन्य और कोई नहीं बताना है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखने की, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम बताने वाले, जो कि किसी कार्य को बताया जाए एक वाक्य में और अगले ही वाक्य में उसका परिणाम दर्शा दिया जाए कि भाई ये कार्य था, इस कार्य का ये परिणाम हुआ। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ते समय हमें किन किन का प्रयोग करना चाहिए, कंजक्शंस का प्रयोग करके। कौन कौन से हैं, देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस, इनका प्रयोग यहां पर किया जाता है। यदि दो कथनों में कारण तथा परिणाम भाव प्रकट हो या कार्य कारण, अपन इसको सामान्यतः हिंदी वाले से बोलते हैं कार्य कारण संबंध, है ना, ऐसा इसे कहा जाता है, कार्य कारण संबंध इसे कहा जाता है। तो ऐसे कंजक्शन से हम जोड़ करके दो वाक्यों को मिला सकते हैं। आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम अ सिनर, मैं
शांति से नहीं मर सकता या शांत भाव से नहीं मर सकता, क्योंकि मैं एक पापी हूं। यहां पर जब मैं कहता हूं आई एम अ सिनर, यानी कि मैं एक पापी हूं। ठीक है साहब, आप एक पापी हैं, कोई बात नहीं। इसका परिणाम क्या निकला? आई कैन नॉट डाई इन पीस। तो यहां पर ये कार्य है एक तरह का, हालांकि कार्य तो नहीं है, पाप कर नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कार्य कारण संबंध से हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक कार्य है, और ये क्या है? उस कार्य का परिणाम है। बोलो क्या है? उस कार्य का परिणाम है। क्या परिणाम है? कि भैया मैं एक पापी हूं, इसलिए अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? कि मैं शांति से मर भी नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से हम इसे देखते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा? आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूं, सो इसलिए, सो का मतलब यहाँ क्या हो गया? इसलिए। क्या हो गया इसका अर्थ? इसलिए। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता या शांति से मर नहीं सकता। ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर का बेटा है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। तो वह व्यक्ति बुद्धिमान है, ये तो परिणाम है किस चीज का? कि भाई वह प्रोफेसर का बेटा है, इसलिए। अब इसका परिणाम क्या निकला? कि वह बुद्धिमान है। तो यहां पर भी कार्य कारण संबंध मिलेगा, तो हम क्या देखेंगे? ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, देयरफॉर, इसीलिए, इसलिए नहीं, इसीलिए। ही इज इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। अगला देखिए, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई, वह अपना अध्ययन उसने छोड़ दिया। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं होने का परिणाम क्या निकला? उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, सो इसलिए। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर अगर आप इन वाक्यों में देखेंगे तो मुझे फटाफट से देख के बताइएगा कि कंबाइंड सेंटेंस में किसकी बात कर रहा हूं? कंबाइंड सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं कि कंबाइंड सेंटेंसेस के अंदर ऐसे कौन से वाक्य हैं जहां दो वाक्य मिल करके या दो वाक्य जुड़ करके, ऐसे कौन से वाक्य हैं जहां दो वाक्य मिल करके अथवा दो वाक्य जुड़ करके सीधा सीधा ये बता रहे हो हमें कि इनमें से कौन सा वाक्य इनमें से कौन सा वाक्य परिणाम है। रिजल्ट का मतलब क्या हो गया? परिणाम। कंबाइंड सेंटेंस में आपको ये बताना है पहला वाला वाक्य या दूसरा वाला वाक्य, पहला वाला वाक्य या दूसरा वाला वाक्य, इन दोनों में से कौन सा वाक्य जो है परिणाम है और कौन सा वाक्य कार्य है। ठीक है, तो इन तीनों में आपको ये बताना है। पहले वाले में तो मैंने बता दिया, सेकंड और थर्ड में आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें से ये कार्य था और ये परिणाम था। रूल नंबर 2, अगला रूल हमारा यहाँ क्या आता है? कंजक्शन वाला रूल तो हमने देख लिया। रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स, वही सारे के सारे WH वर्ड्स वाले वही होते हैं सारे रिलेटिव प्रोनाउन। बात कर चुके हैं इसके बारे में, पहले भी एक बार डिस्कशन हो चुका है इसी सीरीज के दौरान, इसी टॉपिक के दौरान। का प्रयोग करके जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूटिव सेंस में होता है तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। यानी कि जब भी कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए, निरंतरता को दर्शाने के लिए, निरंतरता का भाव दर्शाने के लिए, जब भी WH वर्ड से संबंधित जो भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, जो भी आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, जब उनका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर वह वाक्य सिंपल सेंटेंस ना बनकर के कौन सा बन जाता है? कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो देखो, आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। तो आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला। हु, जिसने। एंटेसिडेंट याद आ गया? एंटेसिडेंट के टाइम पे भी इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हु गेव मी अ बुक, जिसने मुझे एक किताब दी। ठीक है, तो यहां हु का मतलब कौन नहीं है? क्या नहीं है? कौन नहीं है। यहां हु का मतलब है जिसने। क्या है इसका अर्थ? जिसने मुझे एक किताब दी। तो गाइज ये हमारा आज का टॉपिक था, आज का लेक्चर था। आपके सामने एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करेंगे और विद इन सम टाइम, बस थोड़ा सा, आपने बहुत इंतजार किया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के मुझसे नाराज भी हैं, मुझे इसकी जानकारी भी है। मैं पढ़ता हूं कमेंट, कुछ ऐसे कमेंट्स कुछ ऐसी भाषा में लिखे होते हैं जिनको पढ़कर तकलीफ भी होती है।
पीड़ा भी पहुंचती है कि मैं विद्यार्थियों के लिए जितना मेरे से प्रयास हो सकता है उतना प्रयास मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं बेहतर से बेहतर कुछ करने का। कई विद्यार्थी कई बार ऐसी लैंग्वेज में किसी चीज़ की मांग कर लेते हैं कि उसको पढ़कर पीड़ा होती। लेकिन यही है ना कि भाई अपन सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि एक वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू तो वो काम नहीं हो सकता। अगर आप लोगों का प्यार अगर मिलता है, आप लोगों के प्यार को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, आप लोगों के सहयोग को सपोर्ट को अगर सहर्ष स्वीकार करता हूँ, तो आप लोगों के द्वारा कई बार मुझे लगता है शायद ना चाहते हुए भी हो जाता होगा, या शायद हो सकता है विद्यार्थियों का ऐसा भाव नहीं रहता है, लेकिन कई बार ऐसे कमेंट आते हैं तो उनको भी मैं सहर्ष ही पढ़ लेता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे भी बोल रहे हैं करना तो है ही अपने को, लेकिन बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ किसी काम को। कि जो स्टूडेंट अगर लेट हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सर मैंने 2 दिन बाद लेक्चर देखा तो अब उसको उस चीज़ की सज़ा देने वाले मूड में आ जाए अपन कि तो तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों नहीं देखा, सर ने तो लेक्चर अपलोड कर दिया था, तुम्हें देखना चाहिए था, सर तो देंगे अगले दिन आंसर। अब हम लोग यहाँ कोई बदला लेने वाली भावना से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सहयोग की भावना से पढ़ रहे हैं कि चलो ठीक है, जिससे जितना हो सके जो जब देख पाए, तो एटलीस्ट जब उसको लगेगा कि पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई है, लास्ट लेक्चर अपलोड हो गया है, तो अब तो कम से कम मैं सब चीज़ों से टाइम निकाल के 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके ये सीरीज देख लूँ, सारे आंसर देख लूँ, क्योंकि अब इसके तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद ही आंसर की अपलोड हो जाएगी, आंसर की दे दी जाएगी, और आपको विश्वास नहीं होगा आंसर की रेडी पड़ी है, बस कॉपी पेस्ट मार करके एंटर मारना है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक बार सीरीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे रिवीजन की तरह भी काम करेगी वो। अब एक एक बच्चे को कैसे बिठा के ये बात समझाऊं कि बेटा थोड़ा सा आगे की सोच रहा हूँ, एक कदम आगे की सोच रहा हूँ कि ना केवल एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ना केवल एक्सरसाइज के आंसर्स मैच किए जाएंगे, बल्कि जब आंसर की आएगी, आप चाहें आप ना चाहें, आपका पूरा का पूरा टॉपिक एक बार वापस से रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक एक एग्जाम्पल भी सबका पढ़ेंगे ना, तो भी एक बार में अच्छा हाँ ये उस रूल से हो रहा है, अच्छा ये उस रूल से हो रहा है, तो वो चीज़ भी होती है, वापस थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है। तो गाइस ये 5 आप लोगों के सामने क्वेश्चंस है, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद थोड़े से टाइम के लिए इंतजार करना, आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, आंसर की आपको आपके पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है गाइस, सो आई होप आज का लेक्चर भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमेशा की तरह। अगला लेक्चर में हम लोग कोई गैप नहीं लेने वाले हैं और बस विदाउट गैप हमारा स्टार्ट होगा। उसके लिए एक बार आप स्टोरी देख लीजिएगा कि कौन सा लेक्चर नेक्स्ट आने वाला है, उससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कौन सा लेक्चर आने वाला है। या अभी बता दूं या स्टोरी देखोगे? चलिए, अगला लेक्चर है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अगला टॉपिक हमारा आने वाला है, अगला लेक्चर हमारा आने वाला है। जिस तरीके से भी कंटिन्यूटी में आप सभी ने प्यार बनाए रखा, सहयोग बनाए रखा, नेक्स्ट टॉपिक में भी इसी तरीके से जुड़े रहिए। एक्सरसाइजेस उसमें भी आएंगी, बहुत काम करने का और हैंड टू हैंड रूल को अप्लाई करके देखने का मौका आपको वहां भी मिलेगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसे ध्यान से समझिएगा, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और लेक्चर कितने बजे आएगा उसके लिए आप एक बार देख सकते हैं कि जो आपका शेड्यूल आता है डेली, उस शेड्यूल में आप देख लीजिएगा ग्रामर का लेक्चर कितने बजे आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।